अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक फॉर द MCQs इज़ रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। इसमें से काफ़ी MCQs बनते होते हैं, तो हम इसको देख लेते हैं। इसका कंसेप्ट होना चाहिए। अब इसमें होता क्या है कि इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है। होगा क्या, हाइपरकोलेरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी। ग्लोमेरुलर फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल होगा। इसमें होता क्या है कि जो यूरिन है ना, उसमें हाइड्रोजन कम होना शुरू हो जाएगा, मतलब यूरिन की एल्कलोसिस होगी और बॉडी में एसिडीमिया होगा। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, टाइप्स 1, टाइप 2 और टाइप 4। टाइप 3 इतना यूज़ नहीं होता क्योंकि वो मिक्स्ड होता है। अब इसके टेबल को हम डिस्कस करते हैं। टाइप 1 जो है वो हमारा डिस्टल ट्यूब्यूल को अफेक्ट करता है, इस वजह से इसको टाइप 1 कहते हैं। टाइप 2 जो है ये हमारे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल को अफेक्ट करता है। टाइप 3 जो है ये मिक्स्ड होता है। और टाइप 4 जो है इट इंक्लूड्स हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। टाइप 1 में क्या होता है कि हाइड्रोजन डिस्टल ट्यूब्यूल में हाइड्रोजन सिक्रीट नहीं हो पाता ट्यूब्यूल के अंदर, और वो कहाँ रह जाता है, बॉडी में। तो ऑब्वियसली जब हाइड्रोजन की कमी होगी तो पीएच क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो पीएच 6 से ज़्यादा हो जाएगी, यूरिन की अल्कलाइन हो जाएगा यूरिन। और इसमें जो है वो क्या होगा, यूरिन अल्कलाइन होगा तो उसकी वजह से नेफ्रोलिथियासिस और नेफ्रोकैल्सिनोसिस के चांसेस बढ़ जाएंगे। टाइप 2 में क्या होता है, ये आपके MCQs के लिए है, याद रखना है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में होता है। इसमें क्या होता है, बाइकार्बोनेट जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता, उसकी एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, हो वही रहा है, एसिडोसिस ही हो रही है, लेकिन टाइप 1 में क्या हो रहा था, डिस्टल ट्यूब्यूल में हाइड्रोजन सिक्रीट नहीं हो रहा था, उसकी वजह से एसिडोसिस हो रही थी। टाइप 2 में रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा बाइकार्बोनेट, उसकी एक्सक्रीशन होती जा रही है, तो बॉडी में एसिडोसिस होगी। लेकिन इसमें क्या, वो जो कैल्सिनोसिस और स्टोन्स के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है। टाइप 3 जो है इट इज़ मिक्स्ड। इसमें वी हैव द जेनेटिक प्रॉब्लम कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस 2 की डेफिशिएंसी होती है। इसमें दोनों करेक्टरिस्टिक्स आ रही होती हैं, टाइप 1 की भी, टाइप 2 की भी। और टाइप 4 जो होता है, इसमें क्या होता है, डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर सोडियम की, हाइड्रोजन की और पोटेशियम की सिक्रीशन जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एसिडिक यूरिन होता है। ठीक है, एसिडिक यूरिन होता है क्योंकि एब्जॉर्प्शन हाइड्रोजन की नहीं हो रही, तो वो यूरिन में आता जा रहा है, तो उसकी वजह से एसिडिक यूरिन हो रहा है। और पोटेशियम की भी सिक्रीशन नहीं हो रही, पोटेशियम की जो है वो सिक्रीशन जो है वो नहीं हो रही, तो इट रिजल्ट्स इन हाइपरकैलेमिया। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ आती है कि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही और हाइड्रोजन पोटेशियम की एक्सक्रीशन नहीं हो रही। तो टाइप 1 जो है डिस्टल, जो हमारा RT होता है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, इसमें क्या है, हाइड्रोजन की सिक्रीशन नहीं हो रही, जिसकी वजह से एसिडिटी जो है वो यूरिन एसिडिक नहीं बनता, और इट रिजल्ट्स इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो यूरिन की पीएच जो होती है वो नॉर्मली जो 4 to 7 थी, अब हमारी जो है वो 6 से भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जो है, इसकी वजह से क्या होगा, इट लीड्स टू इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन ऑफ आयंस विद द फॉलोइंग इफेक्ट्स। ECF वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया होगा, रीनल स्टोन्स के चांसेस बढ़ जाएंगे, और रिकेट्स ऑस्टियोमलेशिया होगा। इसकी वजह से क्या होता है, हाइपोकैलेमिक, हाइपरकोलेरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सिम्टम्स जो है वो हमारे किडनी स्टोन्स वाले आ रहे होंगे। इसके कॉजेज़ देख लें कि कंजेनिटल मल्टीपल माइलोमा, नेफ्रोकैल्सिनोसिस, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ऑटोइम्यून डिजीज़, मेडुलरी स्पॉन्ज डिजीज़ एंड एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी। ट्रीटमेंट क्या है कि वो जो एसिडोसिस हुई हुई है उसको हमने ठीक करना है। तो इसके जो फीचर्स होंगे, वो पेशेंट आपके पास आएगा रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया के साथ, नेफ्रोकैल्सिनोसिस मतलब कि रीनल स्टोन्स के साथ आएगा, अल्कलाइन यूरिन होगी उसकी जब हम यूरिन एनालिसिस करेंगे तो ये चीज़ें हैं।
डायग्नोसिस क्या है कि हम इसके अंदर जो है वो पीएच चेक करेंगे यूरिन की, ठीक है। मैनेजमेंट इसके क्या है कि जो एसिडोसिस है उसको हमने ठीक करना है विद सोडियम बाइकार्बोनेट। इट इज़ अ मेजर गोल ऑफ थेरेपी टू प्रिवेंट द किडनी स्टोन्स, तो वो हमने प्रिवेंट करने हैं। और हम बाहर से क्या देते हैं, फॉस्फेट सॉल्ट्स देते हैं ताकि वो टाइट्रेट होके जो है ना एसिड जो है ना वो यूरिन में आए फॉस्फेट के साथ बाइंड करके, ठीक है। ये मैंने छोटी मोटी चीज़ें आपको बताई हैं, बस ये याद करनी है, बस इतने से कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, नथिंग मोर। अब जो टाइप 2 होती है वो जो होती है हमारी किस में होती है, प्रॉक्सिमल टिब्यूल के अंदर। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया कि इसमें क्या होता है, बाइकार्बोनेट जो है उसको रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाता किडनी, तो उसकी वजह से क्या होगा, बाइकार्बोनेट यूरिन में आना शुरू हो जाएगा एंड इट रिजल्ट्स इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और बाइकार्बोनेट के साथ साथ पोटेशियम और सोडियम भी यूरिन में आना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपोकैलेमिक, हाइपरकोलेरेमिक, नॉन एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। तो टाइप 1 में क्या हो रहा था, हाइपोकैलेमिक, हाइपरकोलेरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और यहाँ पे भी क्या है, हाइपोकैलेमिक, हाइपरकोलेरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जैसे ही उसमें था वैसे ही इसमें। अब इसके जो कॉजेज़ हैं वो क्या है, फैनकॉनी सिंड्रोम बच्चों में होता है जिनमें प्रॉक्सिमल रीअब्जॉर्प्शन डिफेक्ट होता है। इसके अलावा सिस्टिनोसिस, विल्सन डिजीज़, लेड टॉक्सिसिटी, मल्टीपल माइलोमा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एमाइलोइडोसिस, एसिटाजोलामाइड। तो हमने हमेशा रूल आउट करना है टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस के पेशेंट्स में मल्टीपल माइलोमा को, क्योंकि हमें कॉमनली जो है मोनोक्लोनल लाइट चेन्स में उनकी एक्सक्रीशन मिल रही होती है। अब इनमें जो है वो एज सच हमें स्टोन्स का कोई एसोसिएशन नहीं मिलती। तो इसके जो फीचर्स आपने याद रखने हैं वो ये कि पीएच जो है वो हमारी ज़्यादा हुई होती है, अल्कलाइन होती है, और हाइपोकैलेमिया इज़ कॉमन। फिर डायग्नोसिस इसका जो है वो हम करते हैं कि वही इसकी हाई फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट से, और ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं इसकी, क्योंकि बाइकार्बोनेट जो है वो नहीं है ना बॉडी में, तो हम एसिडोसिस को करेक्ट करने के लिए बाइकार्बोनेट देते हैं, सॉरी बाइकार्बोनेट नहीं देते। डू नॉट गिव बाइकार्बोनेट टू करेक्ट द एसिडोसिस, क्योंकि वो दोबारा से यूरिन में आना शुरू हो जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, सोडियम रिस्ट्रिक्शन करते हैं विच इंक्रीजेज द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, और फिर सोडियम के साथ साथ बाइकार्बोनेट भी रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज़ द ट्रीटमेंट, ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज, और फिर ये चीज़, ठीक है। इसके अलावा थायाजाइड डायरेटिक्स भी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ये जो है ना हेल्पफुल होते हैं बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक हो गया। टाइप 3 हमारी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, मतलब उसको हम डिस्कस नहीं करते होते, बस टेबल में जितना पढ़ लिया है कि जेनेटिक होती है और मिक्स्ड होती है, वो ठीक है। अब जो लास्ट है टाइप 4, इसमें मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, इसमें नॉर्मल एनाइन गैप होती है, एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, और ये किस वजह से होती है, हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से। क्यों, क्योंकि रीनल रेजिस्ट, और इसके अलावा क्या होता है, रीनल रेजिस्टेंस टू एल्डोस्टेरोन जो है वो हो जाती है, इंटरस्टिशियल रीनल डिजीज़ या डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर होती है। अब ऑब्वियसली जब एल्डोस्टेरोन नहीं होगा तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, और हाइड्रोजन और पोटेशियम की जो एक्सक्रीशन उसने करनी थी एल्डोस्टेरोन की वो नहीं होगी, ठीक है। एल्डोस्टेरोन यही कर रहा होता है ना, सोडियम की एब्जॉर्प्शन और हाइड्रोजन पोटेशियम की सिक्रीशन, तो वो नहीं होगी, तो क्या होगा, हाइड्रोजन पोटेशियम जो है वो बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, तो इट रिजल्ट्स इन हाइपरकैलेमिया। तो इसी से हम इसको डायग्नोज करते हैं। दूसरों में हमने क्या देखा था, हाइपोकैलेमिया हो रहा था, इसमें क्या है, हाइपरकैलेमिया, ठीक है। और एसिडिक यूरिन जो है वो उन्हीं की तरह आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन होगा नॉन आयरन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ये चीज़ आ जाती है। और
अब ये इसकी जो कॉजेज़ हैं वो यही हैं कि किसी भी तरह एल्डोस्टेरोन की सिंथेसिस कम हो जाए या एल्डोस्टेरोन का रिस्पॉन्स कम हो जाए किसी भी ड्रग से, कोई इस तरह से ना। ट्रीटमेंट क्या है इसका कि ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज, और इसके अलावा ये जो हाइपरकैलेमिया हुआ है ना, इसको हमने प्रिवेंट करना है। तो ये हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं? ऐसी ड्रग्स देंगे जो हाइपरकैलेमिया को ख़त्म करे, तो दैट इज़ फ्यूरिसेमाइड या फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। ये हमारा ट्रीटमेंट होता है इसका। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थिंग्स। और सबने ये याद रखना है कि टाइप 1 के अंदर जो डिस्टल में होता है उसमें हाइड्रोजन की सिक्रीशन का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और प्रॉक्सिमल में जो है वो बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम होता है। और टाइप 4 में एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी एंड रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। जो टाइप 4 है उसमें हाइपरकैलेमिया होगा, बाकी दोनों में हाइपोकैलेमिया होगा, ठीक है। जो हमारे टाइप 4 है उसमें पीएच जो है वो 5.5 से कम होगी, जबकि प्रॉक्सिमल और डिस्टल जो है मतलब टाइप 1 टाइप 2 में जो है वो 5.5 से ज़्यादा होगी। जो टाइप 2 होती है उसमें पहले पीएच जो है 5.5 से ज़्यादा होती है, बाद में कम हो जाती है। ट्रीटमेंट में क्या है, टाइप 1 जो है उसको हमने बाइकार्बोनेट रिप्लेस करना है। टाइप 2 जो है उसमें बाइकार्बोनेट के हेल्पफुल नहीं है, उसमें जस्ट सोडियम की रिस्ट्रिक्शन करनी है और थायजाइड्स देने हैं। और टाइप 4 जो है उसमें हमने हाइपरकैलेमिया को ख़त्म करना है, दैट इज़ फ्यूरिसेमाइड। कॉम्प्लिकेशंस में आपने याद रखना है, टाइप 1 की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज़ किडनी स्टोन्स, और टाइप 4 की हाइपरकैलेमिया विच वी हैव टू करेक्ट। ठीक हो गया। सो इन द नेफ्रोलॉजी वी हैव टू किडनी के अंदर हैंड्स को देखना है फॉर द स्प्लिंटर हेमरेजेस एंड ब्राउन लाइन पिगमेंटेशन ऑफ नेल्स फॉर द क्रोनिक किडनी डिजीज़। स्किन को देखना है फॉर येलो कम्प्लेक्शन, ब्रूजिंग, प्रूराइटिस, reduced skin turgor and fluid depletion. Blood pressure often elevated, jugular venous pressure elevated. फंडोस्कोपी पे हाइपरटेंसिव चेंजेस देखनी है, हाइपरटेंशन को सस्पेक्ट कर रहे हैं इफ़ यू आर। लंग्स में क्रैपिटेशंस देखनी है, हार्ट्स में एक्स्ट्रा साउंड्स देखनी है, फ्लूइड ओवरलोड के लिए फ्रिक्शन रब देखना है। एब्डोमेन में रीनल मैस, टेंडरनेस, ब्रूइज और रेक्टल एग्जामिनेशन फॉर प्रोस्टेट। जेनेटेलिया को देखना है फॉर द स्क्रोटल स्वेलिंग्स। सेक्रल एडिमा देखना है, एंकल एडिमा देखना है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखनी है। यूरिन एनालिसिस फॉर ब्लड एंड प्रोटीन करनी है, यूरिन माइक्रोस्कोपी करनी है। ऑब्जर्वेशन में यू विल लुक फॉर द टायर्डनेस, रेस्पिरेटरी रेट, रिदम, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जो इंक्रीज़ हो जाता है, और पैलर देखना है। दिस इज़ जस्ट अ रीनल अल्ट्रासाउंड विच शोज़ द नॉर्मल किडनी, रीनल सिस्ट, हाइड्रोनेफ्रोसिस, रीनल स्टोन एंड रीनल ट्यूमर। दिस इज़ द डायग्राम शोइंग द रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी। तो ये हम व्यू करते हैं द कलेक्टिंग सिस्टम एंड द किडनी को व्यू करने। साइड्स पे आपको दिखाई हुई इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेफ्रेटिक सिंड्रोम, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में वी विल डू फॉर द पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एंटी GBM डिजीज़ और स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस एंड ल्यूपस नेफ्राइटिस। पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में आपने C3 लेवल करना है, और एंटी GBM में एंटी GBM एंटीबॉडी, हम UQ भी सॉल्व कर चुके हैं। स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस यू विल लुक फॉर PN का एंड CN का, एंड ल्यूपस नेफ्राइटिस में यू विल चेक फॉर ANA एंटीबॉडीज़, डबल स्ट्रैंडेड DNA पॉजिटिव, C3 C4 कॉम्प्लीमेंट लेवल्स। IgA नेफ्रोपैथी में यू विल लुक फॉर द सीरम IgA लेवल्स, एंड प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में आप चेक करोगे C3 C4 लेवल्स, हेपेटाइटिस B C, HIV सीरोलॉजी, ANA और डबल स्ट्रैंडेड DNA पॉजिटिव देखेंगे। अल्पॉर्ट में यू विल डू फॉर द हियरिंग टेस्ट एंड जेनेटिक स्क्रीनिंग एंड आई टेस्ट्स, ठीक है। दीज आर द कॉजेज, दिस इमेज शोज द कॉजेज ऑफ हेमेचूरिया। तो देखें रीनल सिस्ट है, अगर कोई रीनल ट्यूमर है, और वेजल्स में कोई प्रॉब्लम है लाइक पोलियाट्राइटिस नोडोसा, वेस्कुलर मेलफॉर्मेशन, रीनल इंफाक्शन, कोगुलेशन डिसऑर्डर्स है। फिर अगर हम अंदर आ जाएँ किडनी के, तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस, SLE, अदर ग्लोमेरुलर डिजीज़ हैं, इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस है, ट्रॉमा है, पाइलोनेफ्राइटिस है, कोई कैलकुलस है, कोई स्टोन बना हुआ है ना, या यूरेटेरिक ट्यूमर है, ट्रॉमा टू द यूरेटर है, कैलकुलस है ब्लैडर के अंदर, ब्लैडर ट्यूमर है, सिस्टाइटिस है, या प्रोस्टेट कैंसर है, या बिनाइन प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट है, यूरिथ्राइटिस है, ट्रॉमा है। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ हेमेचूरिया।
तो ब्लड इन द यूरिन इन सब केसेस में आ सकता है। यू हैव टू एवेलुएट द थिंग्स। हम पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंटेशन एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। हाइपरटेंशन सीवियर है, किडनीज आर एसिमेट्रिकल इन साइज, पल्मोनरी एडीमा जो है वो बार बार हो रहा होगा, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ आपको मिल सकती है, रीनल इम्पेयरमेंट है। दिस शोज द रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। दिस इज द एंजियोग्राम, magnetic resonance angiogram by the injection of contrast। डायलिसिस जो है ना, हीमोडायलिसिस, ये आप देखें कि किस तरह से परफॉर्म किया जाता है कि यहाँ से डायलिसेट डाला जाता है ना, ये एक्चुअली इसमें जो है वो सब कुछ आना होता है, जो भी ब्लड में से फ़िल्टर आउट होना होता है ना, इसमें डालना होता है। यहाँ से ये देखें ब्लड फ्रॉम पेशेंट इसके थ्रू जाएगा, ठीक है। और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, इसमें से सोल्यूट जो है ना वो डाउन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब सोल्यूट जो है वो ब्लड फ्रॉम द पेशेंट है, उसमें हाई कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स है, वो जो है डायलिसेट में जाएगी फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। इस तरह से जो है वो ब्लड पेशेंट से आएगा और यहाँ से पेशेंट में वापस चला जाएगा सफाई होके उसकी सारी। सो इस तरह से हीमोडायलिसिस जो है परफॉर्म की जाती है। तो हीमोडायलिसिस में क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ फ्लूइड्स फ्रॉम ब्लड टू डायलिसेट अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नेक्स्ट वी हैव द हीमोफिल्ट्रेशन। फिर आता है हीमोफिल्ट्रेशन। इसमें देखें कि ब्लड आ रहा है पेशेंट का ब्लड आ रहा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अक्रॉस द प्रेशर ग्रेडियंट होता है, प्रेशर के साथ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है और वहाँ से वो जो फिल्ट्रेट होता है वो सारा रिमूव कर लिया जाता है और फिर वहाँ से जो ब्लड आता है उसको रिप्लेस किया जाता है, रिप्लेसमेंट फ्लूइड ऐड किया जाता है और फिर वो ब्लड पेशेंट की तरफ जाता है। तो दिस इज़ हीमोफिल्ट्रेशन। तो ब्लड अंडर प्रेशर जो है इट पासिस फ्रॉम वन साइड ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, फिर वहाँ से वाटर एंड फ्लूइड्स जो है मेम्ब्रेन से जो है वो प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू होते हैं, वहाँ से वो फिल्टर डिस्कार्ड कर दिया जाता है और फिर जो है रिप्लेसमेंट फ्लूइड जो होता है ना वो हम ऐड करते हैं, वो सिमिलर टू प्लाज्मा। जबकि उसमें क्या था, उसमें वही डायलिसेट में ऐड किया जा रहा था, उसकी सफाई हो रही थी और वो पेशेंट का जा रहा था। तो ये इस तरह से परफॉर्म किया जाता है हीमोफिल्ट्रेशन। ये जो हीमोडायलिसिस और हीमोफिल्ट्रेशन प्रोसीजर्स है एक्यूट किडनी इंजरी में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर एक होती है पेरिटोनियल डायलिसिस। ये जो है ना ये हम क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स में यूज़ करते हैं। इसमें देखें बाहर से हम एक कैथेटर डालते हैं पेरिटोनियल कैविटी के अंदर और उसमें हम जो है डायलिसिस फ्लूइड इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मतलब ये बाहर से कैथेटर डाला और डायलिसिस फ्लूइड हमने जो है वो ऐड किया। अब होगा क्या, हमारी बॉडी में जो कैपिलरीज होंगी पेरिटोनियम के, उनमें से मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है ना वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में इसमें डायलिसिस फ्लूइड में आ जाएंगे। अब ये जो फ्लूइड होगा इसको हम ड्रेन कर लेंगे और फिर फ्रेश दोबारा से डालेंगे। तो इसको एक दिन में 4 दफ़ा रिपीट किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ पेरिटोनियल डायलिसिस। और फिर वी हैव द ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें ऑब्वियसली हम किडनी की जो है ना रिप्लेसमेंट कर देते हैं। तो दीज आर द ऑप्शंस वी आर हैविंग, हीमोडायलिसिस, हीमोफिल्ट्रेशन, पेरिटोनियल डायलिसिस एंड रीनल ट्रांसप्लांटेशन। अब देखें हम हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या डिफरेंस होता है। हीमोडायलिसिस जो है वो एक हफ्ते में जो है ना 3 दफ़ा करते हैं, 4 घंटे में हो जाता है। जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस जो है वो पर डे 4 दफ़ा 4 दफ़ा करना पड़ता है और हर दफ़ा जो है वो 1 घंटा तकरीबन लग जाता है, ठीक है। तो हीमोडायलिसिस में ऑब्वियसली हम हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और एक हफ्ते में 1 दफ़ा, और पेरिटोनियल डायलिसिस में घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं। हीमोडायलिसिस में क्या है, एडिक्वेट वीनस सर्कुलेशन की एक्सेस होनी चाहिए, वास्कुलर एक्सेस होना चाहिए। पेरिटोनियम, जो पेरिटोनियल डायलिसिस में पेरिटोनियम जो है उसकी इंटैक्ट होना चाहिए, वहाँ पे कोई प्रीवियस सर्जरी की जो है ना स्कारिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। हीमोडायलिसिस में ऑब्वियसली पेशेंट को डिपेंडेंट होना पड़ता है, किसी और ने परफॉर्म करना होता है, और पेरिटोनियल डायलिसिस पेशेंट खुद भी परफॉर्म कर सकता है। और इन्फेक्शंस ऑब्वियसली दोनों केसेस में होंगे, इन्फेक्शंस वास्कुलर रिलेटेड होंगे इन द हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियम रिलेटेड होंगे पेरिटोनाइटिस रिलेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस में, ठीक है। सो ये आपका यूक्यू आया हुआ है ना कि व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ डायलिसिस। तो अगर आप इसको इस तरह से अटेम्प्ट करो तो ज़्यादा अच्छी बात है ना। तो इसमें यह है कि इंडिकेशन है फ्लूइड ओवरलोड हो गया है,
तो आप जो है वो एक्यूट एग्जांपल्स क्या हैं, एक्यूट पल्मोनरी एडीमा के केस में आप करोगे और हाइपरकैलेमिया हो गया है, हाई पोटेशियम लेवल 6.5 से ज़्यादा, ईसीजी चेंजेस आना शुरू हो गई हैं, यूरेमिक पैराकार्डाइटिस एंसेफेलोपैथी हो गई है, मेटाबॉलिक स्फीयर एसिडोसिस हो गई है, और अदर्स में क्या है ब्लीडिंग डायस्टेसिस और प्लेटलेट डिसफंक्शन हो गया। क्रॉनिक में क्या है कि वही पल्मोनरी एडीमा, हाइपरटेंशन हो गई है, जो है पोटेशियम जो है वो डाइटरी कंट्रोल मेडिकल इंटरवेंशन से ठीक नहीं हो रहा, यूरेमिक सिंड्रोम होना शुरू हो गया, क्रॉनिक एसिडोसिस है जिस रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक थेरेपी, और दूसरी कॉजेज़ में जो है वो एनीमिया बहुत ज़्यादा है। तो कॉजेज़ वही हैं, फ्लूइड ओवरलोड, हाइपरकैलेमिया, यूरेमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड अदर्स। तो ये आपकी इंडिकेशंस होती हैं डायलिसिस। हीमोडायलिसिस में देखें एक्सेस कहाँ से लेते हैं हम, ये हमारी जो है वो इंटरनल जुगुलर वेन हम ले सकते हैं, ये हमारा एक फिस्टुला बनाया जाता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर फिस्टुला, यहाँ से हम एक्सेस, दिस इज़ सेंट्रल वीनस कैथेटर, दिस इज़ एवी फिस्टुला जो हम बनाते हैं, और इसके अलावा दिस इज़ शंट, एट्रियोवेनस ग्राफ्ट, शंट भी हम इसको कहते हैं, ये बनाया जाता है। तो इससे फिर हम हीमोडायलिसिस एक्सेस ले। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है हीमोडायाफिल्ट्रेशन, इसमें कॉम्बिनेशन होता है हीमोफिल्ट्रेशन का और हीमोडायलिसिस का भी और हीमोफिल्ट्रेशन का भी। इसके अलावा ये टेबल आपने देख लेना है, रिस्क फैक्टर्स फॉर द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द पेशेंट्स विद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। ये मैंने आपको ड्रग्स पढ़ा दी थी, व्हाट आर द ड्रग्स टू बी यूज्ड इन केस ऑफ सिस्टाइटिस, प्रोफिलैक्टिकली, पायलोनेफ्राइटिस, प्रोस्टाइटाइटिस। कुछ भी याद नहीं आ रहा ना तो ट्राइमेथाप्रोन, सल्फामेथॉक्साजोल और सिप्रोफ्लॉक्सासिन ज़रूर याद रखना है इनमें। और ये इसकी प्रोफिलैक्टिक मेजरमेंट है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रिकरेंट यूटीआई इन्फेक्शंस इन केस ऑफ फीमेल्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नेफ्रोलॉजी। इसके अलावा हमारा नेफ्रोलॉजी से रिलेटेड ही है लेकिन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, उसका 1-2 लेक्चर्स बनेंगे, उसके फिर हम उसके साथ यूक्यूज़ डिस्कस कर लेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नेफ्रोलॉजी मेडिसिन।